नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल आशीष विज्ञान पर। तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर हम पैट की जो सीरीज चल रही है, पैट के जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो आप यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के, कुछ बनते हैं पॉलिटिक के, और कुछ बनते हैं साइंस के भी बनते हैं, और जनरल नॉलेज के भी बनते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज देखते हैं क्या हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1920, 1922, 1911। तो सबसे पहले देखिए आपको आंसर बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1921 में, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ये 1921 में हुई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी खोज की किसने? तो इसकी खोज किसने की थी? ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब देखिए, अब गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में, जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, जो कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि खानवा का युद्ध हुआ कब हुआ था ये? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो इसका ये कब हुआ था ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 में आंसर जो हुआ था खानवा का युद्ध, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा 1926 में क्या हुआ था। देखिए जितने भी ये जो आंसर हैं, ये जितने भी ये ऑप्शन दिए हैं, ये सभी बाबर से संबंधित हैं। इतना आपको हिंट दे देते हैं कि ये सभी युद्ध जो है बाबर से, ये सन जो 1526 है, 1527 है, 1528 और 1529, ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे। तो आप बताइएगा कौन कौन से, किस सन में कौन सा बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो इसका 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर ने, और ये किसके साथ लड़ा था, ये भी आप बताइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, जो कि केरल है। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ पर हुआ ये हुआ केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको महाधिराज की उपाधि सबसे पहले इन्होंने धारण की थी, महाधिराज। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं। ये गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने। ये ये आपको याद रखना है। कुछ एक्सटर्नल फैक्ट बता रहे हैं आपको। ये किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? ये की थी श्रीगुप्त ने की थी। और ये जो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? देखिए कौन सा आंदोलन हुआ था तब ये गीत बनाया गया था? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। जो कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था तभी ये वंदे मातरम गीत बना था। अब क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम को लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र
चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, एक ही बात है। तो ये और ये आपको ये भी बताना होगा कि ये जो चंपारण है, ये चंपारण सत्याग्रह है, ये किससे संबंधित है, शबरी अवज्ञा किससे संबंधित है, और ये असहयोग आंदोलन भी किससे संबंधित है। तो आपको बता दें तो ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित हैं, महात्मा गांधी से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए 1919, 1912, 1915, 1923। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बिहार कब हुआ था, 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। अब जब ये अलग हुआ, अब उसी समय आपको बता दें कि 1922 की बात करेंगे, 1912 की बात करेंगे। 1912 में जो राजधानी है हमारी, वो कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। 1900 देखिए ऑप्शन आते हैं, 1911 भी आता है, 1912 भी आता है, 1912। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी इसको स्थापित की गई थी। ठीक है, और पहला कुछ तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 में जो बिहार अलग हुआ बंगाल से, वो 1912 में अलग हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए कल भी ये क्वेश्चन हमने बताया था कि जो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लेकिन उस समय जो भारत का वायसराय था ये कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का वायसराय था उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन वायसराय था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1905, 1919, 1913 या 1919। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब ये कल हमने क्वेश्चन ये भी बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये की थी लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो गदर पार्टी बनी थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन यदि बन जाता है तो आप बताएंगे प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे प्रथम, ये थे सोहन सिंह, सोहन सिंह भखना। ये जो प्रथम अध्यक्ष थे गदर पार्टी के, ये थे सोहन सिंह भखना। लेकिन आपको स्थापना की बात की है, स्थापना किसने की थी, तो ये थे लाला हरदयाल, 1913 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। देखिए आपको बता दें कि जो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो आपका बात करते हैं, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु किसके, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और जो विनोबा भावे की बात करते हैं, तो विनोबा भावे कौन थे, विनोबा भावे ये भू आंदोलन चलाए थे उन्होंने, और ये महात्मा गांधी को आप जानते ही हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और भी चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये अब आप ये बताइएगा कि उड़ीसा में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश में कौन सा, किसी एक का आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर और देहरादून। तो ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देखिए वन से संबंधित यदि कुछ क्वेश्चन आता है, कोई संस्थान पूछ जाते हैं, तो ये देहरादून आप लगाएंगे। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तराखंड यूके में पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो कि हमारी
काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का भाग है वो कौन सा है? ये नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देखिए, यदि बात करें तो डिग्री देशांतर की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आप देशांतर होती क्या है ये समझ लिए। मान के चलते ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, लेकिन इसमें जो लाइनें जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऐसी तिरछी लाइन होती है, तो हमारी ये कौन सी होती है? ये हमारी विषुवत रेखा कही जाती है। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा। याद रखिएगा, विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा होती है और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। लेकिन इसके समानांतर जो रेखाएं जाती हैं, याद रखिएगा, ऐसे जो काल्पनिक रेखाएं जाती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जिनकी जो संख्या होती है वो होती है 180। लेकिन यदि इसमें जो ध्रुवीय पॉइंट होते हैं, यदि इनको हटा दें, यदि दोनों ध्रुवीय पॉइंट को हटा दें तो कितने बचते हैं? तो ये बचते हैं 179। और इनको मिलाकर वैसे कुल टोटल, वैसे आप क्वेश्चन आता है कितनी है टोटल, तो आप कहेंगे 180 या फिर ऑप्शन होगा 181। क्योंकि यदि हम इसको भी जो हमारी लाइन है, विषुवत रेखा है, इसको और ये ध्रुवीय पॉइंट इनको भी हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाते हैं? वो 181 हो जाते हैं। और यहाँ पर यदि बात करें तो सबसे पहले सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? अब ये भी समझ लीजिए कि जो देशांतर है, देशांतर रेखा कौन सी होती है? ये देशांतर होती है, ये रेखा होती है, जो खड़ी हुई देशांतर जो रेखा होती हैं पृथ्वी पर, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पर आपको सब पता ही होगा कि सबसे अधिक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा पर। देखिए यहाँ पर आप देखिए, मान के चलिए ये हमारी एक रेखा है, आपको बता दें ये मान के एक ये रेखा है और ये एक रेखा है, तो सबसे अधिक दूरी इन्हीं के बीच होगी। तो ये क्या है? ये हमारी देशांतर रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कौन सा है? तो लघु विभाजन वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेपो दर, जो कि रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? ये लोन देता है। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेपो दर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो को सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस भाग कहते हैं? ये कहते हैं तृतीय भाग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय भाग जो इसमें क्या कुल जो अर्थव्यवस्था के होते हैं कुल तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, जो कि हमारा तृतीयक वाला राइट आंसर है। अब प्राथमिक में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक में आती है कृषि आती है, पशुपालन आता है, मछली पालन भी आती है, जिससे भी ये कृषि संबंधित हैं, ये प्राथमिक में आते हैं। और दूसरे में क्या आता है? दूसरे में आता है विनिर्माण। क्या आता है? विनिर्माण। और तीसरा हमारा इसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 20वीं शताब्दी में हुई थी। 20वीं शताब्दी के बाद हुआ था ये इसका प्रारंभ। ठीक है, शताब्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना के आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो ऑप्शन है 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी और 2600 कैलोरी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है, जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो सही लोग हैं जिन्हें पोषण कम प्राप्त होता है, वो कितने कैलोरी के नीचे आते हैं? वो माने जाते हैं 2100 कैलोरी।
2100 कैलोरी जिनके पोषण कम जो 2100 कैलोरी पोषण होता है उन्हें उनके नीचे जो 2100 कैलोरी के नीचे जो पोषण प्राप्त होता है जिन लोगों को, शहरी लोगों को, उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ये है, गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यक को की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्थिति को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा, अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया जाता है ये चलाया जाता है गरीब परिवारों की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गरीब परिवार होते हैं उनकी सहायता करने के लिए ये योजना चलाई जाएगी, अंत्योदय कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो गरीब है, गरीब परिवार है, उनकी सहायता करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इससे किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर बताइए, ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, पंचायती राज। जो पंचायती राज है, जो पंचायत से संबंधित है, अनुसूची 11, पंचायती जो पंचायतों से संबंधित है, क्या अनुसूची नंबर 11। लेकिन आप बताइएगा कि जो दल बदल कानून है, दल बदल ये किस अनुसूची से संबंधित है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर जो आंसर दिए हैं, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो यहाँ पर आपको बता दें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा व्यक्ति इसको राज्यपाल को नियुक्त करता है राज्य में? तो यहाँ पर कौन करता है? तो ये करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। लेकिन आपको ये जो राज्यपाल जो 155, ये जो 100 अनुच्छेद 155 है, ये भी हमारे राज्यपाल से संबंधित है। पर ये किससे संबंधित है, क्या राज्यपाल का क्या दिया हुआ है इसमें? तो ये जो है, ये है इसमें इस्तीफा, राज्यपाल का इस्तीफा, इस्तीफा 156 के तहत राज्यपाल इसमें इस्तीफा दे सकता है। और 155 के तहत राष्ट्रपति जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है 155 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 21 से 22, अनुच्छेद 20 से 21। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 से 21 के बारे 20 तथा 21 के बारे में बात करेंगे। तो ये अनुच्छेदों में जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो क्या किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था 1909 में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसका उद्घाटन किया गया था। 26 जनवरी के जस्ट 2 दिन बाद ही, या 26 जनवरी की जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके 2 दिन बाद ही, जो प्रथम बनाया गया था उसके 2 दिन बाद ही क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? प्रकाश की गति, देखिए आप ये साइंस, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन, कोई साइंस के कुल 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, नहीं 5 ही क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश की गति को मापा था, किसने मापा? ये समझा था ओलॉस रॉमर ने।
ओलॉस रोमन के द्वारा ये सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। जो साइंस के इतने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जैसे लेकिन हमें क्या, हमें तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर हमें देखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको बस ये बताने के लिए ये उद्देश्य है कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, आपको हम सॉल्व कराएंगे, बस हमारे साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर आप दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इस जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज। स्टेपीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो टिबिया है और ये फीमर है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? देखिए सभी बहुत से लोग होते हैं, सभी लोगों की आँखें अलग-अलग होती हैं, किसी की लाल होती हैं और किसी की नीली होती हैं, है ना? तो ये जो रंग होते हैं आँखों के, ये मतलब किस कारण होते हैं? कैसे निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पर आपको बता दें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। इसका नाम है मेलेनिन, जो कि पिगमेंट पाया जाता है जिससे आँखों का रंग तय होता है। ये एक पिगमेंट होता है ये। और यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये आँखों में जब आँख डोनेट की जाती है, आँखों में दान किया जाता है, तो आँखों में ऐसा कौन सा भाग होता है जो दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है? वो क्या होता है? ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये क्या किया जाता है? ये दान किया जाता है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? देखिए समुद्र के पानी से किसके द्वारा, मतलब कौन सी तकनीक, ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा नमक से समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के द्वारा ये समुद्र के पानी से नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा नमक बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक, शैवाल, विषाणु, बैक्टीरिया। देखिए जब भी हम किसी बात करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा कवक, यानी कि फंगी हो जाएगा। तो इसका जो अब जो ये रोग होता है, मतलब इस रोग को क्या कहते हैं? ये कवक लाल सड़न जो इसका रोग को कहते हैं लाल सड़न, यानी गन्ने में जो लालपन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी गन्ने को कोई फट जाता है, इसमें लाल लाल सा वो हो जाता है, तो वो और लाल पड़ जाता है वो, तो वो क्या लाल सड़न रोग हो जाता है। इससे क्या है पूरा गन्ना ही बेकार हो जाता है, उसका स्वाद भी चेंज होता है और पूरा बेकार ही हो जाता है, मतलब उसको सही से वृद्धि नहीं करता है। अब ये किस कवक के कारण ये रोग हो जाता है? तो ये होता है कोलेटोट्राइकम। क्या होता है? कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम, ट्राइकम, फालकैटम, फालकैटम, ये कवक का नाम है जो कि इसमें लाल सड़न रोग पैदा करता है गन्ने में। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।